आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी बसंत पार्ट 2। चैप्टर का नाम है हिमालय की बिटिया का क्वेश्चन आंसर। लेख से नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका आंसर होगा नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे देश में काफी पुराना है। लेखक उन्हें दादी, मौसी, मामी और बहन के रूप में भी देखते हैं। नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? आंसर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, वह दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंदे इकट्ठा होकर इन दो महानदी का रूप ले लेती हैं और ये नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं। समुद्र बड़ा भाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका आंसर होगा काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्योंकि नदियाँ अपने जल से हमारा पालन पोषण करती है। जिस प्रकार हमारी माता नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। नदियाँ जल का उपयोग खेती के लिए सिंचाई करने, खनिज संपदा भी उत्पन्न करती है। नदियों के जल से बिजली उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए हम नदियों को माता भी कह सकते हैं। नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? आंसर होगा हिमालय की यात्रा में लेखक ने गंगा, यमुना और सतलज नदियों की प्रशंसा की है, जो समतल मैदानों में आकर विशाल रूप ले लेती है, शांत होकर निरंतर बहती रहती है। लेख से आगे नंबर 1, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन करके उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो नदियों और हिमालय पर सही में बहुत सारे कवि ने बहुत कविताएं लिखी है, ये आपको चूज करना है और स्वयं करना है। और देखिए आप कितना कविता चूज करते हैं और सब कविता में क्या क्या अंतर है, तो एक दूसरे से तुलना करना है, ये आपको स्वयं करना है। नंबर 2, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तीनों कवि का जो कविता का नाम दिया गया है उसको आपको खोज के पढ़ना है और तीनों में क्या अंतर है वो लिखना है। तो मैंने पढ़ा है और इसको आपके लिए आंसर तैयार किया, लेकिन आप खुद भी खोज के पढ़िएगा इस कविता को, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम जो है, कविता हिमालय और हम में पर्वतों का राज्य हिमालय से भारत का नाता है। इस कविता में हिमालय में वनस्पतियाँ तरह तरह की हैं। गंगा जिस प्रकार निर्मल है, हिमालय भी वैसे ही निर्मल है और उसी हिमालय से गंगा निकलती है। ये गोपाल सिंह नेपाली का कविता जो है हिमालय और हम में कवि ने इस तरह से हिमालय और के बारे में वर्णन किया है। अब दूसरा कवि क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता क्या है? हिमालय। तो कविता में क्या कवि कहते हैं? हिमालय को भारत का गौरवशाली कहा गया है। इनकी कविता में 5 नदियों का वर्णन है। सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना का वर्णन किया गया है। हिमालय को सुख सागर भी कहा गया है। इसका कविता में प्राकृतिक सुंदरता का भी चित्रण है। अब जयशंकर प्रसाद की कविता में आते हैं हिमालय के आंगन से, तो उसमें देखते हैं उसमें क्या उस कवि ने लिखा है हिमालय के बारे में। तो इस कविता में बताया गया है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। हिमालय प्रहरी का काम करता है हमारे देश के लिए। हिमालय पर्वत विभिन्न प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की वजह से महत्वपूर्ण है। हमारा यह देश हिमालय के आंगन के समान है। नंबर 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था, 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में क्या क्या बदलाव आए हैं? इसका आंसर होगा पहले नदियों के पानी को पवित्र माना जाता था, तभी तो हम गंगा के जल को गंगा जल कहते हैं, अभी भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं। परंतु आज यह जल प्रदूषित हो गया है। इन्हीं नदियों में नालों का पानी, कारखानों की गंदगी और पशुओं को नहलाकर इस जल को प्रदूषित कर दिया गया है। नंबर 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? इसका आंसर होगा कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए बोलते हैं
कि हिमालय पर देवताओं का वास होता है, इस कारण हिमालय को देवात्मा कहा गया है। अनुमान और कल्पना। नंबर 1, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें, अपना सुझाव दें। इसका आंसर होगा, मैं नदियों को माता कहना पसंद करूंगा। नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके निकलने के स्थान से लेकर उनके बहाव क्षेत्रों में भी उनकी सफाई और उनमें पलने वाले जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना भी नदियों को प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है। हमारा कर्तव्य है कि नदियों में कूड़ा कचरा न डालें, नालों का गंदा पानी उनमें न बहाएं, उनमें मनुष्य और पशुओं को शव को न फेंकें। नंबर 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखें। तब लेख लिखना है, मतलब नदियों से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में 20 पंक्ति लिखना है। इसका आंसर होगा, हमारे देश में नदियों के पानी को बहुत पावन माना गया है। पूजा पाठ में हम गंगा जल का उपयोग करते हैं। हमारे देश में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। प्राचीन सभ्यताओं का भी विकास नदी के किनारे ही हुआ था। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है, जिसकी वजह से समतल मैदान को हरा भरा बना देती है। साथ में अपने साथ खनिज संपदा भी प्रदान करती है। सिंचाई के लिए जल मिलता है। नदी से मछली भी मिलती है, जिससे व्यवसाय किया जाता है। नदियों से बिजली उत्पादन भी होता है। इसके तट पर मेले भी लगते हैं, जैसे कुंभ मेला। नदी में स्नान करके लोग अपने को पवित्र समझते हैं। नदियाँ केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए बहुत उपयोगी है। नदियाँ व्यापार हेतु जल परिवहन में भी उपयोगी है। नदियाँ रोजगार देने का भी काम करती है। बहुत से पर्यटक नावों द्वारा नदी की सैर करते हैं, जिससे कि लोग सब नदी के किनारे बसे शहर को देखने आते हैं, जैसे कि काशी। नदी किनारे बहुत सारे मंदिर भी हैं। गंगा आरती देखने लोग देश विदेश से आते हैं। इस प्रकार हमारे देश में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आशा की बात। नंबर 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण क, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। इसका आंसर होगा अन्य, मतलब इस पाठ में जो आपको मिल रहा है वो तो लिखिए ही, अन्य पाठ से भी आप चैप्टर से भी इस तरह की बात खोज के लिख सकते हैं। तो इसका नंबर 1 क्या है? इसका आंसर होगा अन्य पाठों से 5 तुलनात्मक प्रयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, सागर की हिलोड़ की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है। नंबर 2, उनकी अटखेलिया के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। नंबर 3, समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं है। नंबर 4, सूर्य देवता की तरह इतवा के पास एक क्षण की भी फुर्सत के लिए वक्त कहाँ है। नंबर 5, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हैं, मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। नंबर 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुओं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। मतलब क्या कहा जा रहा है, लेखक जो है निर्जीव चीज को मतलब इस तरह से तुलना करते हैं ना, बताते हैं कि जैसे वो लगता है सही में सजीव चीज है। जैसे हिमालय के बारे में बोल रहे हैं, हिमालय तो है वैसे निर्जीव, लेकिन इस तरह से हिमालय की व्याख्या करते हैं जैसे लगता है कि सही में वो पिता, नदी के पिता की तरह है। मतलब पिता अगर है तो कोई जीवित ही होगा ना, जो है नदी का उद्गम स्थान, मतलब नदी उसी से निकलती है। मतलब
नदी उससे निकलने का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ का मतलब जन्म देना कोई लिविंग थिंग्स में ही होता है ना। तो इस तरह से लेखक बताते हैं जैसे लगता है हिमालय निर्जीव होते हुए भी सजीव मालूम पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस कवि लिखते हैं और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सही में वो सजीव चीज़ है। तो ऐसे ही आपको चैप्टर में ढूंढना है और इस चीज़ को लिखना है। इसका आंसर होगा, यही नदी जब हिमालय से गिरती है तो पूरे उल्लास से भरी होती है, परंतु मैदान में आकर इसका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। दूर से देखने पर शांत गंभीर लड़की की तरह, लड़की की नदी के बारे में ऐसे बताते हैं जैसे लगता है किसी वो लड़की के बारे में हो बता रहे हैं। नदी तो निर्जीव है, लेकिन जब कविता पढ़ने से पता चलता है कि लड़की की तरह है तो क्या लगता है ना कि जैसे सही में वो कोई जीवित चीज़ हो। ठीक है। नंबर 2, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जैसे लगता है बूढ़े हिमालय मतलब किसी दादा उदा के पिता की गोदी में बच्चे जो खेलते हैं। तो हिमालय और नदी तो निर्जीव है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कविता में कि सही में कोई जीवित है और उस तरह का बच्चियां सब अपने पिता के गोद में खेलती हैं। नंबर 3, हिमालय से निकलती बहती नदी अपने लक्ष्य सागर से मिलने को भागी जा रही हैं। जैसे कोई स्त्री होती है ना अपने पति से मिलने के लिए तो भागी जा रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है हिमालय से निकल रही नदियाँ जो हैं सो अपने लक्ष्य सागर से मिलने को भागे जा रही हैं, मतलब अपने प्रीतम से मिलना चाह रही हैं समुद्र से। नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। विशेषण किसे कहती है तो आपको पता ही है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भी प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है, गुण, दोष, रंग, ये सब जो होता है सो गुण बताता है। ठीक है। संख्या में संख्या का बोध होता है, जैसे 2 है, 10, 4, 5। अब परिमाणवाचक नाप तौल का जो बोध कराता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, लीटर, थोड़ा नाप तौल करते हैं ये, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं, संज्ञा शब्दों के आगे प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पेन, यह पेन, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है विशेषण, एक तरफ दिया गया है विशेष्य। तो जैसे वर्षा का विशेष मूसलाधार क्या है, विशेषण है। ठीक है। इसका मिलान करना है विशेष्य से, तो ये करके दिखा दिया है वर्षा का। संभ्रांत क्या है तो महिला है। चंचल क्या है तो नदियाँ हैं। घना क्या है तो जंगल है। समतल क्या है तो आंगन है। इस प्रकार आपको मिलान करना है। नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, इसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्द शैली में लिखिए। जैसे क्या कहा जा रहा है, द्वंद्व समास के बारे में बताया जा रहा है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे एक पद राजा हो गया, दूसरा पद रानी हो गया, तो दोनों का महत्व उतना ही बराबर है। लेकिन इसको द्वंद्व समास में कैसे लिखेंगे तो बीच में जैसे ये स्लीपिंग लाइन दिए है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है ना, राजा और रानी, लेकिन समास के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, राजा रानी लिखने के लिए क्या करेंगे, और को हटा देंगे, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरह से आपको लिखना है। द्वंद्व समास में क्या हम लोग लिख सकते हैं, दिन रात हो गया, दिन का भी उतना ही महत्व है, रात भी का भी उतने, तब इसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक। सुख दुख, माता पिता, तन मन, ठंडा गर्म, ये सब क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी और दीन, तो दीन क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। गरीब मतलब वो भाव उसका बता रहे, वो किस तरह का व्यक्ति है तो गरीब है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, उल्टा लिखना है और शब्द लिखना है और उसका उल्टा करने पर वो शब्द का
मीनिंग सार्थक, और वो भी बताना है ये कौन सा संज्ञा है। तो जैसे क्या हो गया, भला का उल्टा लाभ हो गया, तो लाभ क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। धारा का उल्टा क्या हो गया, राधा, तो राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बुनी का उल्टा क्या हो गया, नींबू, तो नींबू क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। मड़ा का उल्टा क्या हो गया, राम, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नाच का उल्टा क्या हो गया, चना, तो चना क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। मतलब क्या कहा जा रहा है कि समय के अनुसार नाम चेंज होते जाता है। जैसे पहले हम लोग बनारस को बनारसी बोलने लगे हैं, अब जैसे पहले कलकत्ता होता था उसको कलकत्ता बोलते हैं, जैसे दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं, बम्बई पहले बोलते थे उसको अब मुंबई बोलते हैं। ठीक, तो किसका क्या नाम है। तुलज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी में से ढूंढना है, शतद्रुम बोलते हैं। झेलम को क्या बोलते हैं, विपाशा बोलते हैं। अजमेर को क्या बोलते हैं, अजयमेरू बोलते हैं। रोपर को क्या बोलते हैं, रूपपुर बोलते हैं। ठीक है, चिनाब को क्या बोलते हैं, वितस्ता बोलते हैं। बनारस को क्या बोलते हैं, बनारसी बोलते हैं। नंबर 7, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब क्या इसमें कह रहा है देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। मतलब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, मतलब यहाँ डाउट लग रहा है कि उनके ख्याल में ये बात आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। मतलब ही का प्रयोग है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग नकारात्मक बात बतला रहा है। तो इस वाक्य को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके, क्योंकि यहाँ डाउट हो रहा है। तो ये नकारात्मक ही जो है सो नकारात्मक अर्थ दे रहा है। फिर इसमें क्या कह रहा है, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। मतलब कभी कभी क्या होता है, नहीं का तो मतलब सब कोई समझते हैं नकारात्मक होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नहीं जो है सो नकारात्मक अर्थ नहीं देता है, कभी कभी वो सकारात्मक अर्थ भी देता है। जैसे क्या है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, कहने का क्या मतलब है ना, महात्मा गांधी को तो सभी कोई जानते हैं ना। तो यहाँ नहीं जो है सो नकारात्मक अर्थ नहीं दे रहा है, यहाँ सकारात्मक अर्थ दे रहा है। दोनों प्रकार के वाक्यों के सामने 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। ही वाले का भी सोचिए 3 वाक्य और नहीं वाले का भी सोचना है 3 वाक्य। तब एक नकारात्मक के लिए और एक सकारात्मक के लिए। नकारात्मक ही वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए। नंबर 1, आप ही राम के पिता हैं, शायद ही मैं उससे मिलने जाऊँ। मतलब यहाँ डाउट लग रहा है, शायद ही मैं उससे मिलने जाऊँ। ठीक है, आप ही राम के पिता हैं, मतलब डाउट हो रहा है कि सही में ये है भी कि नहीं है। शायद ही मैं उससे मिलने जाऊँ, मतलब 100% वो श्योर नहीं है कि मिलने जाए। तो यहाँ ही क्या है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है। ख में देखिए, नहीं में क्या वो पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ जो देता है उसका क्या एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। भगवान राम के बारे में कौन नहीं जानता, मतलब सब कोई जानते हैं। तो नहीं का मतलब क्या है, यहाँ सकारात्मक अर्थ दे रहा है। कौन नहीं जानता कि गिरने से चोट लगती है, मतलब सबको पता है ये बात कि गिरने से चोट लगती है। तो यहाँ नहीं जो है सो सकारात्मक अर्थ दे रहा है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, यहाँ नहीं जो है सो क्या है, सकारात्मक अर्थ दे रहा है। मतलब महात्मा गांधी को सब कोई जानते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त है। लेकिन मैंने आपके लिए अलग से कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर तैयार किया है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 क्या है, हिमालय की बेटियां पाठ का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है, पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का नाम, उद्गम स्थान, उनके पल पल परिवर्तित रूप से परिचित करवाना चाहते हैं। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां और सागर को हिमालय का दामाद मानते हैं। लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के दिल से पिघलती बूंदे से अपना अस्तित्व बनाती हैं और इसलिए इसे महानद भी कहा जाता है।
नंबर 2, हिमालय और समुद्र का रिश्ता लेखक ने ससुर और दामाद का क्यों बताया है? आंसर, नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत होने के कारण लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता माना है और दूसरी ओर नदियाँ समतल धरातल पर बड़ा स्वरूप पाते ही समुद्र से जा मिलती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र उनका हाथ थाम लेना चाहता है और इसलिए लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद मानते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, पिता के घर में नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? आंसर, पिता हिमालय के घर में नदियाँ दुबली पतली दिखाई देती हैं। पिता के घर में उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, ये सारी बातें दिखाई पड़ती है और उनके स्वभाव में चंचलता होती है। नंबर 4 क्वेश्चन, नदियों को अपनी बीती बातें को याद करने का अवसर कब मिलता है? आंसर होगा, नदियाँ बहते हुए हिमालय से दूर मैदानी भागों में पहुँचती है तो उसे बीती बातों को याद करने का मौका मिलता है। नंबर 5 क्वेश्चन, नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाना लेखक को किसके समान लगता है? आंसर होगा, नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाना लेखक को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद जैसा लगता है। और कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किया है जिसे आपको स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क है, इसे लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, लेखक क्या देखकर हैरान थे? नंबर 2 क्वेश्चन, नदिया का बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? नंबर 3 क्वेश्चन, हिमालय की नदियाँ किस लक्ष्य की ओर भागी जा रही हैं? नंबर 4 क्वेश्चन, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है और क्यों? नंबर 5 क्वेश्चन, लेखक ने सतलज को क्या माना है? लेखक सतलज की जयकार क्यों करने लगे? इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।